century line of Gupta ruler with the same surname but not connected in the official genealogy with the line ruling in Magधा। देखिए इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है कि हम बात कर रहे हैं गुप्ता की। अब देखिए जो मगध के जो एक जो शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनका इस गुप्ता वंश से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पे गुप्ता यानी कि जो गुप्त वंश है वो अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। यहाँ पे ये है कि सेम सरनेम था उनका, तो उनका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनसे जेनोलॉजी से कुछ भी इनका लेना देना यहाँ पे नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। In fact, the name ending Gupta may have been chosen and cherished by the later Gupta in an attempt to bring the family closer in the eye of people to well-established imperial Gupta dynasty। यहाँ पे लिखा दिखाई जो गुप्त वंश है, जब लेटर गुप्तास यानी कि जब उनका देखे जो टाइम जब अंतिम उनके वर्ष आए, तब जो गुप्ता वंश था वो बहुत ज़्यादा व्यापक, बहुत ज़्यादा इम्पीरियल हो चुका था। कृष्ण गुप्ता, the founder of the dynasty, and his two successors, हर्ष गुप्ता एंड जीवित गुप्ता, may be regarded as the feudatory of main गुप्तास। अब देखिए जो कृष्ण गुप्तास हैं, इनके जो दो बेटे जो कृष्ण गुप्ता हैं, जो इसके जो गुप्त वंश के जो शासक थे, जो इसके इस डायनेस्टी के गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, उनके देखिए दो आगे उत्तराधिकारी हुए, दो सक्सेसर हुए, हर्षगुप्त एंड जीवित गुप्त। तो देखिए ये कौन थे? ये हर्षगुप्त और जीवित गुप्त जो थे ये गुप्त वंश के फिडेटरी थे, यानी कि फिडेटरी यानी कि सामंत थे। सामंत क्या होता है? देखिए फिडेटरी क्या होती है कि जो टैक्स इकट्ठा करे, यानी कि जो गुप्त वंश के लिए गुप्त वंश ने जिनको अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए किसी जगह पे उनको रखा होता था कि वो उनका टैक्स इकट्ठा करके गुप्ता वंश को दे, तो वो कौन थे? उनके जो टू सक्सेसर थे, हर्षगुप्त एंड जीवित गुप्त। द डायनेस्टी केम इनटू इट्स ओन विद एक्सेशन ऑफ कुमार गुप्त, हु मेड हिज किंगडम मोर देन ए मेयर प्रिंसिपैलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो ये डायनेस्टी थी, अब देखिए जब डायनेस्टी यानी कि जब गुप्ता वंश के राजा है कुमार गुप्त, तब गुप्ता वंश का नाम जो था वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि देखिए कुमार गुप्त वही है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी, और कुमार गुप्त के टाइम पर ही पहली बार हूणों ने आक्रमण किया था। जो हूण प्रजाति थी, जो हूण कबीला था, उन्होंने पहली बार जब हमला किया था गुप्ता वंश के ऊपर, उस समय गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कॉमनली कि बताइए कि जब हूणों ने आक्रमण किया था, जब हमला किया था, तो उस वक्त कुमार गुप्त जो गुप्त वंश के शासक कौन थे? वो थे कुमार गुप्त। मालवा वाज द चीफ सेंटर ऑफ लेटर गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्ष। देखिए जो मालवा था वो यानी कि जो लेटर गुप्ता यानी कि जो गुप्ता वंश के बाद जब देखिए हर्ष जब आए, जब राजा हर्षवर्धन आए, तब देखिए जो मालवा था वो चीफ सेंटर था। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि लेटर गुप्ता यानी कि जो गुप्त वंश के देखिए आगे जो फिडेटरी थे, जो आगे उनकी जो फिडेटरी थी, तो उनमें देखिए हर्षवर्धन राजा हुए हैं जो पुष्यभूति फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो आगे राजा बने। तो उस समय क्या था कि मालवा जो था वो उनका चीफ यानी कि जो चीफ सेंटर था, मेन सेंटर मालवा था। देखिए गुप्त वंश का अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए कई जैसे देखिए हूण वंश आया, हूण वंश ने बार बार आक्रमण किए, स्कंदगुप्त के टाइम पे बहुत ज़्यादा आक्रमण किए, कुमार गुप्त के टाइम पे पहली बार आक्रमण किया, तो इस वजह से क्या था, इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगी, तो ये पतन के और यानी कि डिक्लाइन की ओर बढ़ गया। तो देखिए लेटर गुप्ता के बाद क्या था, जब हर्ष का शासन आया, हर्षवर्धन का शासन आया, तो उस वक्त क्या था, मालवा जो था वो चीफ सेंटर था, यानी कि मालवा जो था वो मेन जगह थी। महासेनगुप्त वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब देखिए महासिंह जो थे वो इस डायनेस्टी के यानी कि गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके बहुत मेन शासक थे। प्रॉब्ली ही डिफीटेड द मुखारिस, उन्होंने देखिए मुखारिस जो कबीले थे उनको हराया था। ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द राइजिंग पुष्यभूति डायनेस्टी एंड गिविंग इन मैरिज हिज सिस्टर टू आदित्य वर्धन, द ग्रैंड फादर ऑफ हर्ष। अब देखिए जो आदित्य वर्धन है ये कौन है? ये जो राजा हर्षवर्धन है इनके दादाजी हैं। और देखिए जो पुष्यभूति जो डायनेस्टी है ना, जो पुष्यभूति जो डायनेस्टी है
तो इनके जो आदित्यवर्धन यानी कि जो हर्षवर्धन के जो दादा हैं, तो जो महासेन गुप्त हैं, इन्होंने अपनी जो सिस्टर की जो शादी है वो आदित्यवर्धन से की थी। महासेन विद द हेल्प ऑफ पुष्यभूति रिकवर हिज किंगडम एंड गॉट विक्ट्री ओवर कमारपुरा, कामरूपा, असम, ये असम में पड़ता है। अब देखिए महासेन ने पुष्यभूति की हेल्प से, पुष्यभूति फैमिली की हेल्प से जो उनका जो राजपाट था, जो उनकी किंगडम थी कामरूप, असम में जो है, उसको पाने में वो सफल हुए। यानी कि देखिए महासेन ने जो पुष्यभूति फैमिली के साथ जो संबंध जोड़ा, जो रिलेशन बनाया, उसके बाद उन्होंने उनकी हेल्प से कामरूप जो उनका किंगडम था उसको वापस पा लिया। महासेन गुप्त 2 sons वर सेंट टू थानेश्वर टू कंपेनियन ऑफ हर्ष एंड द थर्ड सन रिमेन्ड एट मालवा। अब देखिए महासेन जो गुप्त थे, जो महासेन जो थे, उनके जो 2 बेटे थे, उन्होंने उनको थानेश्वर भेजा, और थानेश्वर जो भेजा उन्होंने, महासेन ने देखिए अपने 2 बेटे थानेश्वर भेजे, किसके साथ भेजे? हर्षवर्धन के साथ भेजे, और जो उनका तीसरा बेटा था महासेन का, वो मालवा में ही रह गया। हर्ष एम्पायर इंक्लूडेड मगध विच ही इंटरेस्टेड टू द माधव गुप्त द फर्स्ट सन ऑफ महासेन गुप्त। देखिए जो महासेन गुप्त के जो बड़े बेटे थे माधव गुप्त, इनके साथ इन्होंने जो हर्षवर्धन का जो अंपायर था वो आगे जाके चला। देखिए यानी कि जो हर्षवर्धन का जो अंपायर था मगध में, तो देखिए जो वो किसकी हेल्प से, वो किसके साथ इन्होंने जोड़ा? वो माधव जो गुप्त थे, महासेन गुप्त के बेटे, इनके साथ इन्होंने इसको जोड़ा। दस एक्चुअली 2 lines of later Gupta came into existence. The Gupta of Magad continued to proposer, but the story of Malwa is different. अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो 2 लाइनें हैं लेटर गुप्ता की, यानी कि जो गुप्ता वंश के बाद जो आए वो लाइनें आपस में जुड़ती हैं। अब देखिए जो गुप्त थे वो मगध पे राज कर रही है, लेकिन मालवा का जो एरिया था वो अलग था। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जो गुप्त वंश ने मगध के ऊपर अपना राज कर लिया, ठीक है, मगध के ऊपर अपना राज कर लिया, लेकिन जो मालवा था वो उसकी कहानी अलग है, उसके ऊपर भी राज था, लेकिन ये राज इकट्ठा नहीं था, ये अलग अलग था। द गुप्ता रूलर ऑफ मालवा देवगुप्त अटैक मुखारी किंग ग्रहवर्मन एंड किल्ड हिम। अब देखिए जो गुप्त वंश के शासक थे, यानी कि जो गुप्त वंश के शासक थे देवगुप्त, ये कहाँ के शासक थे? ये थे मालवा के शासक। अब देखिए यहाँ पे मगध के भी शासक है गुप्ता, और मालवा के भी शासक थे। अब मालवा के शासक थे ना, जो उनका तीसरा बेटा था जो मालवा में रह गया था। अब जो वो देवगुप्त हैं, उन्होंने मोखरी जो वंश है, जो मोखरी एक कबीला है, इसके ऊपर आक्रमण किया और उसके राजा ग्रहवर्मन को मार दिया। ग्रहवर्मन हैड मैरिड राज्यश्री द सिस्टर ऑफ राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ग्रहवर्मन है, उन्होंने राजश्री से मैरिज की थी। राजश्री कौन है यहाँ पे? वो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की सिस्टर थी। अब देखिए यानी कि जो हर्षवर्धन की जो बहन थी, उनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन से। वो कौन थे? वो मोखरी किंग थे, और जो मोखरी किंग थे उनकी हत्या कर दी थी, उनका मर्डर कर दिया था किसने? गुप्त वंश के शासक मालवा ने। गुप्त वंश के शासक मालवा के जो थे देवगुप्त ने। अब देखिए गुप्ता के साथ हर्षवर्धन के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। उन्हीं की सिस्टर के जो हस्बैंड को गुप्त वंश के जो मालवा के शासक थे उन्होंने मार दिया। राज्यवर्धन मार्च टू मालवा किल्ड देवगुप्त एंड एनेक्स द टेरिटरी ऑफ हिज डोमिनियन। अब देखिए जो राज्यवर्धन हैं, उन्होंने मालवा के ऊपर अटैक किया और देवगुप्त को मार दिया, और उसकी जो सारी टेरिटरी थी वो अपने कब्जे में कर ली। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जो मालवा ब्रांच थी वो लेटर गुप्ता के बाद क्या है, अंत में आ गई, यानी कि वो उसका पतन हो गया, वहाँ से वो ख़त्म हो गई। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या था कि लेटर गुप्ता के बाद क्या हुआ कि मगध के ऊपर भी शासन था इनका, और मालवा के ऊपर भी था। मालवा के राजा को यानी कि देवगुप्त को मार के तो मालवा का जो हिस्सा था वो जो वर्धन फैमिली के अंदर आ गया। तो अब जो इनका शासन था वो वहीं पर था मगध में। तो देखिए यहाँ पे लेटर गुप्ता की यहाँ पे शुरुआत होती है, यानी कि इसके बाद क्या था, धीरे धीरे करते करते गुप्त वंश जो ख़त्म होने लग गया। अब देखिए
इनके बाद आए थे हूण। यहाँ पे देखिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ हूण के बारे में, मौखरी से पहले। देखिए हूण क्या थे, हूण एक प्रजाति थी, ये सेंट्रल एशिया से आई थी हूण। तो हूण कौन थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, जहाँ से आर्यन आए थे। अब देखिए ये बार बार हमले करते रहते थे, ये बार बार हमले करते रहते थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा हमला किया था कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे, और सॉरी इन्होंने पहली बार हमला किया था कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे, और सबसे ज़्यादा इन्होंने हमले किए थे स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनों ने। तो इनकी वजह से जो गुप्त वंश की जो शक्तियाँ थी, जो पावर्स थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, जिनकी वजह से गुप्ता वंश जो ख़त्म होना शुरू हो गया। तो इनके बाद देखिए हूण के बाद आए थे मौखरी। मौखरी कौन है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी कन्याक बुजा या कन्नौज रोज द प्रोमिनेंस एज द कैपिटल ऑफ द मोखारी। अब देखिए जो कन्नौज है वो मौखरिस की जो राजधानी बना, कब बना ये, 2nd सेंचुरी के हाफ में। द फर्स्ट 3 किंग ऑफ द दिस डायनेस्टी आर गिवन द सिंपल टाइटल ऑफ महाराजा। अब देखिए मौखारिस या मौखरी वंश के जो राजा थे, जो पहले 3 राजा थे, इन्होंने अपने आप को उपाधि दी, अपने आप को टाइटल दिया महाराजा का। लेकिन जो चौथे राजा है, द 4th किंग ईशान वर्मन टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। अब देखिए मौखरी वंश के जो पहले राजा थे, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा का, लेकिन जो चौथे राजा आए ईशान वर्मन, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि मौखरी वंश के कौन से राजा हैं जिन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज की जो उपाधि दी थी या टाइटल दिया था, वो थे ईशान वर्मन। ही फॉलोड एन एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आफ्टर डिबेटिंग द आंध्रास, द सुलवास एंड द गौड़ा। ही केम टू कन्फ्लिक्ट विद द लेटर गुप्ता ऑफ मगध। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि इन्होंने, इनकी जो नीति थी, इनकी जो चौथे राजा थे, इनकी जो नीति थी वो अपना शासन यानी कि जो अपना राजपाट था, अपनी जो किंगडम था उसको बढ़ाने की थी। इनका ये था कि इनका ही सारी जो तरफ है वो राज हो। इन्होंने देखिए लगभग 30 साल तक राज किया, 30 ईयर तक इनका था। ये अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे। अब देखिए इन्होंने आंध्रास को भी हराया, सुलिवास को भी हराया, गौड़ा को भी हराया। तो इनके बाद क्या हुआ कि जो मगध में जो लेटर गुप्तास थे, यानी कि मगध में देखिए जो गुप्त वंश के बाद के जो शासक थे मगध में, इनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट हो गया। देखिए ऑलरेडी इन्होंने क्या किया था कि ऑलरेडी देखिए इन्होंने यहाँ पे वहाँ पे जो मालवा था इसके ऊपर राज कर रखा था, और साथ ही देखिए मगध के जो लेटर गुप्तास यानी कि गुप्त वंश के बाद के जो राजा थे, इनका भी इनके साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया। ही वाज सक्सीड बाय श्री सर्ववर्मन हु फर्मली इस्टेब्लिश्ड मुखारी सुप्रीमेसी इन द मध्य देश। अब देखिए इनके ऊपर श्री सर्वा जो वर्मन थे, इन्होंने इनको हरा दिया, यानी कि मौखरी वंश के राजा को हरा दिया। The next famous ruler of this dynasty was Grihvarman, who married Rajshri of the Pushyabhuti family of Thanishwar. The wicked king of the Malwa killed Grihvarman and imprisoned Rajshri. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जब हमने पीछे किया था कि जो मौखरी वंश का जो राजा था ग्रहवर्मन, उनकी जो शादी थी वो हर्षवर्धन की सिस्टर से हुई थी। लेकिन जो मालवा के राजा थे गुप्त वंश के बाद जो आए थे, उन्होंने क्या किया था। अब देखिए द किंगडम ऑफ कन्नौज वाज कंबाइंड विद दैट ऑफ थानेश्वर ऑफ हर्षवर्धन। अब देखिए जो इनकी किंगडम थी, जो मालवा का जो एरिया था, वो हर्षवर्धन के थानेश्वर के साथ मिला दिया। तो देखिए उसके बाद और वंश आए थे, जैसे मैत्रिक वंश आए थे। ठीक है, ये देखिए ये छोटे छोटे वंश इसमें मैंने कवर नहीं किए क्योंकि ये देखिए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। तो देखिए मौखरी के बाद आए थे मैत्रिक। मैत्रिक कौन थे, ईरानी थे ये। तो इन्होंने भी देखिए जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र जो एरिया था, जो गुजरात का सौराष्ट्र था, वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था। बस इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा ही था मैत्रक का। उसके बाद आते हैं पुष्यभूति फैमिली। देखिए द फर्स्ट 3 रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एग्जाम्पल नारावर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन आर गिवन द सिंपल टाइटल ऑफ महाराजा। अब देखिए जो पुष्यभूति फैमिली के जो पहले 3 राजा थे, इन्होंने अपने आप को महाराजा की उपाधि दी थी, महाराजा का टाइटल दिया था। इट शो दैट दीज रूलर्स वर इनिशियली फ्यूडल लॉर्ड्स अंडर गुप्ता किंगडम एंड सब्सिक्वेंटली द हूण किंगडम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पुष्यभूति फैमिली थी वो कौन थी। पुष्यभूति जो फैमिली थी वो
गुप्त वंश के अंडर क्या थे, फ्यूडल थे। फ्यूडल क्या थे, सामंत थे। इनके पुष्यभूति फैमिली गुप्त वंश के लिए टैक्स इकट्ठा करती थी। लेकिन देखिए जब हूणों ने आक्रमण किया, हूणों ने हमला किया, जब हूणों ने हमला किया और गुप्ता वंश की जो पावर कम पड़ गई तो पुष्यभूति फैमिली निकल के आई। आदित्य वर्धन सन प्रभाकर वर्धन was the first ruler of the dynasty to assume the title of परम भट्टारक महाराजा धीराज। अब देखिए जो आदित्य वर्धन के जो बेटे थे प्रभाकर वर्धन, इन्होंने, ये पहले शासक थे, ये पहले राजा थे पुष्यभूति फैमिली के, जिन्होंने टाइटल दिया था अपने आप को परम भट्टारक महाराजा धीराज। एक इसके बेटे थे प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन के। अब देखिए इन्होंने हूना, सिंधु किंग, गुर्जर, गंधार के जो महाराजा है और मालवा के राजा को हराया था, प्रभाकर वर्धन थे। अब देखिए हिज डिज़ायर फॉर कंकेस्ट वाज इवेंचुअली कैरिड आउट बाय हिज यंगर सन हर्षवर्धन। अब देखिए इनकी इच्छा थी प्रभाकर वर्धन की कि जो इनके बेटे हैं वो इनका सपना पूरा करे, इनके राज्य का विस्तार करने के लिए, इनके जो किंगशिप को आगे बढ़ाने के लिए। हिज प्रभाकर वर्धन हैड मेड ए मैट्रिमोनियल अलायंस विद द मॉकरीज बाय गिविंग इन मैरिज हिज डॉटर राजश्री टू ग्रैवर्मन। अब देखिए जो प्रभाकर वर्धन है, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था मौखरी के राजा, जो मौखरी वंश के राजा थे ग्रैवर्मन, उनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था और अपनी बेटी की शादी इन्होंने ग्रैवर्मन के राजा के साथ कर दी। अब देखिए मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है कि अपनी शक्ति को, अगर कोई राजा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहे तो वो किसी राज्य के ऊपर बिना हमले किए उसको अपने में मिला लेता है। वो किसके कारण करता था, वो मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ। यानी कि देखिए अगर किसी राजा ने किसी राज्य को प्राप्त करना था, किसी राजा के ऊपर राज्य को अपने अंदर मिलाना था, तो वो अपनी बेटी की या उस रानी के साथ शादी कर लेता था। तो उससे क्या होता था, आपस में उनका रिलेशन बन जाता था, वो रिश्तेदारी पड़ जाती थी, तो वो आपस में एक दूसरे पे हमला नहीं करते थे, उनकी पावर जो है वो डबल हो जाती थी। तो ऐसा देखिए प्रभाकर वर्धन ने किया अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो मौखरी के साथ इन्होंने जो अपनी बेटी की शादी की, जिसकी वजह से इन्होंने देखिए असम का जो इनका जो एरिया था वो उन्होंने छुड़वा लिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंगेजमेंट द मौखरी नॉबल्स ऑन द डेथ ऑफ देयर लास्ट किंग ग्रैवर्मन रिक्वेस्टेड हर्ष द रेनिंग पुष्यभूति किंग टू यूनाइट हिज किंगडम विद द मौखरी किंगडम एंड द रूल फ्रॉम कन्नौज। अब देखिए यही वजह है कि जब मौखरी के राजा जो ग्रैवर्मन जब मारे गए, जो मालवा के राजा देवगुप्त ने उनको मार दिया ग्रैवर्मन को, तो आगे जाके जो इनके वंश के जो ग्रैवर्मन के यानी कि मौखरी वंश के जो आगे जाके जो फैमिली वाले थे, इन्होंने रिक्वेस्ट किया हर्षवर्धन से कि जो उनका जो मौखरी वंश है, जो उनका राजपाट है, वो अपने अंदर मिला ले। अपने अंदर मिलाने से क्या है कि वो उनको इकट्ठा कर दे। यानी कि उन्होंने एक तरह से मौखरी वंश ने अपना जो राजपाट था वो हर्षवर्धन को सौंप दिया था। प्रभाकर वर्धन was succeeded by his elder son राज्यवर्धन, but shortly he was killed in a battle of शशांक of गौड़ा, बंगाल। अब देखिए प्रभाकर वर्धन जो थे, उनके जो बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, वो राजा बने थे प्रभाकर वर्धन के बाद, लेकिन वो बंगाल की लड़ाई में मारे गए। जिसके बाद क्या था कि जो उनके प्रभाकर वर्धन के जो छोटे बेटे थे हर्षवर्धन, वो राजगद्दी पर बैठे। हिज यंगर ब्रदर हु वाज एक्चुअली इलेक्टेड टू द थ्रोन बाय मंत्री परिषद। अब देखिए जब इनके बेटे मारे गए, जब इनका प्रभाकर वर्धन का देखिए जो बड़े बेटे मारे गए राज्यवर्धन, उनके बाद जो मंत्री परिषद था उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन को राजा बनना चाहिए, तो तब हर्षवर्धन राजा बने। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको बात बता दूँ कि जो पुष्यभूति फैमिली थी, इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी थानेश्वर। थानेश्वर क्या था, ये दिल्ली का उत्तरी भाग है, ठीक है। थानेश्वर जो थी इनकी जो राजधानी थी। जो प्रभाकर वर्धन है इस वंश के सबसे जो अच्छे शासक थे, एक ऐसे शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि पुष्यभूति फैमिली के किस राजा ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, तो वो है प्रभाकर वर्धन। तो देखिए हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ह्यूसांग इन्फॉर्म्स अस that Harsh was reluctant to take his responsibility of kingship। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि
अगर हम ह्यून सांग ने हमें बताया कि जो हर्षवर्धन थे वो अपने राज्य के प्रति, अपने स्टेट के प्रति वो कितने जिम्मेवार थे। क्योंकि देखिए ह्यून सांग जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। तो हर्षवर्धन जो ह्यून सांग थे ये कौन थे? इन्होंने देखिए कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके बौद्ध धर्म की पढ़ाई की और 600 बुक्स यानी कि 600 किताबें जो थी उनका एक संग्रह इन्होंने बनाया। यानी कि 600 किताबों का इन्होंने एक वॉल्यूम बनाए जिसको CUK कहा जाता है। ये 600 किताबों के नोट्स बना के बौद्ध धर्म के ऊपर ये उसके नोट्स बना के ये चाइना लेके गए। तो जिसकी वजह से चाइना का जो आज जो धर्म है बौद्ध धर्म वो इनकी ही देन है। ही बिलोंग टू द पुष्यभूति फैमिली एंड वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। आप देखिए जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति फैमिली से संबंधित थे, बिलोंग करते थे, प्रभाकर वर्धन के ये छोटे बेटे थे। तो राज्यवर्धन सक्सीड, देखिए पहले राज्यवर्धन आए तो वो जब मारे गए लड़ाई में तो उनके बाद क्या था ये राजा बने। इनकी जो एक बहन थी, सिस्टर थी राजश्री, जिनकी मौखरी के राजा जो थे उनके ग्रहवर्मन, उनके साथ जो शादी हुई थी। तो हर्ष नाउ सक्सीड हिज ब्रदर एट थानेश्वर। ही ब्रॉट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अंडर हिज कंट्रोल एंड resumed द टाइटल ऑफ शिलादित्य। अब देखिए इन्होंने जब राजा बने तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया शिलादित्य का। इन्होंने दिल्ली के काफ़ी एरिया पर कब्जा कर लिया था। सॉरी, इन्होंने नॉर्थ के ऊपर काफ़ी कब्जा कर लिया था। थानेश्वर तो इनकी राजधानी बना, लेकिन इन्होंने देखिए कि काफ़ी जो नॉर्थ वाली साइड थी वहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने अपने आप को उपाधि दी शिलादित्य। ओरिजिनली बिलोंग टू थानेश्वर बट शिफ्टेड टू कन्नौज विच आफ्टर हिज डेथ ऑफ वॉन फ्रॉम ही सक्सेसर बाय प्रतिहार्स। अब देखिए पहले इनके जो राजधानी थी वो तो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में देखिए कि जब इनके जो जीजा थे यानी कि जो ग्रहवर्मन थे, जब उनकी हत्या हो जाती है, जब उनका मर्डर हो जाता है, तो उनका जो कन्नौज पे शासन था यानी कि जो मौखरी के राजा कन्नौज पे शासन था, फिर उन्होंने उसको अपने बीच में मिला लिया हर्षवर्धन ने। तो फिर उन्होंने अपनी जो राजधानी थी बाद में वो कन्नौज में शिफ्ट कर ली। पहले इनकी राजधानी थी थानेश्वर, बाद में बनी कन्नौज। कन्नौज क्यों बनी? क्योंकि जो उनके राजा थे वो मारे गए, यानी कि जो उनके जीजा थे वो मारे गए। इन्होंने फिर उसको अपने अंडर कर लिया, तो इन्होंने फिर अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज बना ली। ब्रॉट 5 इंडीज अंडर हिज कंट्रोल। अब देखिए जो इनके कंट्रोल में क्या था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब देखिए हर्ष यूज टू सेलिब्रेट ए सोलम फेस्टिवल एट प्रयाग, इलाहाबाद एंड द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर। अब देखिए इन्होंने हर्ष ने जो सोलम फेस्टिवल जो था वो मनाया इलाहाबाद में। ही वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड एस्टैब्लिश ए लार्ज मोनेस्ट्री एट नालंदा। अब देखिए इन्होंने जब देखिए कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी तो उसके बाद देखिए इन्होंने नालंदा को आगे बढ़ाया। बान भट्ट हु एडॉन हिज कोर्ट रोड हर्षचरिता। अब देखिए जो बान भट्ट थे, जो इनके कोर्ट के जो इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरिता लिखी। यानी कि जो बान भट्ट थे देखो हर्षचरिता लिखी। हर्षचरिता का मतलब है कि हर्ष के जीवन के बारे में बताना। हर्ष की जीवनी थी वो बान भट्ट ने लिखी थी, जो इनके दरबारी कवि थे। पार्वती, परिणय एंड कादम्बरी। अब देखिए जो बाण भट्ट ने उन्होंने हर्षचरित लिखा, कादम्बरी लिखा, पार्वती परिणय लिखा। इसमें क्या था देखिए, पार्वती पढ़ने में क्या था देखिए, यहाँ पे संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की शक्तियों के बारे में, पावर्स के बारे में बताया गया है और उनके जो जीवन है, जो उनकी लाइफ है, उनके बारे में बताया गया है। देखिए हर्ष हिमसेल्फ रोड 3 प्लेस। देखिए हर्षवर्धन ने खुद 3 प्लेस लिखे थे, यानी कि 3 जो नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा। तो देखिए ये जो चीज़ें लिखी थी, ये 3 चीज़ें लिखी थी इन्होंने, रत्नावली, नागभट्ट और प्रियदर्शिका। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बताइए कि ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये है हर्षवर्धन की रचनाएं। तो फ्रेंड्स ये था हर्षवर्धन का शासन। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिज़्म ड्यूरिंग हर्ष रायन, देखिए बुद्धिज़्म बहुत फैल चुका था। देखिए कुमार गुप्त ने जब नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, इनका रख रखाव जो आगे हर्षवर्धन ने रखा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में देखिए बेसिकली बुद्धिज़्म की ही पढ़ाई होती थी। तो उनके टाइम पे जो बुद्धिज़्म था वो काफ़ी फैला हुआ था। तो फ्रेंड्स
ये था आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।